आश्रम में कक्षा 7वीं की हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहूँगी जो कि कक्षा 6वीं से कक्षा 7वीं में बहुत अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अतः हमारी प्रबंध समिति के सदस्य श्री चेयरमैन सर, माननीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर अरुण कुमार वाजपेयी जी ने आप लोगों की पढ़ाई की किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है। तो बच्चों, आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को व्याकरण का मुख्य अध्याय वर्ण विचार का यहाँ अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, ये बहुत ही रोचक होने के साथ साथ बहुत सरल अध्याय है। आप लोगों का प्रथम अध्याय है वर्ण विचार। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो आइए आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का आधार वर्ण विचार अध्याय का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी है और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें उस भाषा के वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे यदि हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करना है तो सर्वप्रथम हमें ABCD का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि हम विधिवत संगीत की शिक्षा लेना चाहते हैं तो हमें स्वरों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से जब हम हिंदी भाषा को पढ़ना सीख रहे हैं तो हमें जानना आवश्यक है कि वर्ण हम किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को बच्चों आम बोलचाल की भाषा में अक्षर भी कहा जाता है। अतः स्पष्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। अब वर्ण की परिभाषा के माध्यम से हम वर्ण को जानेंगे। मानव मुख से उच्चारित होने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। मानव मुख से उच्चारित होने वाली प्रत्येक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, क, च, म। इन ध्वनियों के बच्चों खंड नहीं किए जा सकते, अतः यह भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि है। वर्ण जानने के पश्चात अब आइए हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साधारण माला जो कि तैयार की जाती है भिन्न भिन्न मोतियों से तैयार करते हैं। हम एक पुष्पों की माला को तैयार करते हैं हम तो भिन्न भिन्न फूल लेके पुष्प की माला बुनते हैं। उसी प्रकार वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप से सजाते हैं, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण आते हैं। पहले वर्णों के समूह को स्वर कहते हैं और दूसरे वर्णों के समूह को व्यंजन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसे परिभाषा के माध्यम से हम जानते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर है हमारी अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या बच्चों, जैसा कि आपके सामने श्यामपट्ट पर अंकित है, स्वरों की संख्या 11 होती है। और जब हम मात्राएं लगाते हैं इस पे, जो हम 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं पहले ही, वो मात्राएं जो होती हैं वो बच्चों हमारी 10 होती हैं, क्योंकि ये छोटे हाथ की जो है वो मात्रा कोई नहीं होती। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि स्वर हमारे 11 हैं, लेकिन जब हम मात्राएं लगाएंगे तो मात्राएं हमारी 10 होती हैं।
बच्चों स्वरों को भी हम विभाजन करेंगे। स्वरों को विभाजित किया जाता है 3 रूप में, जिन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बहुत कम समय लगता है। ये वर्ड जो हमारे हैं वो हैं अ, इ, उ, री। ये वर्ड है जो हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत कम समय लगता है। तत्पश्चात है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें काफी समय लगता है। ये वर्ड है हमारे दीर्घ स्वर के, बड़ा आ, ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है। जितना स्वर ह्रस्व को बोलने लगता है, उसे तिगुना समय प्लुत स्वर में लगता है बच्चों। तो हमने सबसे पहले जाना कि हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत। अब इसके पश्चात हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। वर्णों का दूसरा समूह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से हम जानते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख से अलग अलग स्थानों को छूकर रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख से अलग अलग स्थानों को छूकर रुककर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अभी मैं आपको व्यंजन समझाऊंगी बच्चों। का से लेके हा तक व्यंजन है हमारे। उसके पश्चात स्वर कितने हैं, स्वर 11 हैं हमारे। ये मैं आपको अभी लिखकर समझाती हूँ यहाँ पर। बच्चों आपके सामने अंकित है यहाँ व्यंजन क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, य जो है वो संयुक्त व्यंजन है बच्चों। उनको हम वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। अब मैं इनको समझाती हूँ बच्चों। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारा जो दबाव है, प्रेशर है, गले पे कहाँ पड़ता है, तो क, ख, ग, घ, अण ये हमारे कंठ व्यंजन है। इस प्रकार मैं समझा देती हूँ कहाँ प्रेशर पड़ता है। जैसे ये कंठ बनाया है, यहाँ से हमने शुरू किया। सबसे प्रमुख होता है बोलने में, जीभ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये जैसे कंठ का वर्ग के अंतर्गत आते हैं बच्चों। क, ख, ग, घ, अण। ये जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे कंठ पे दबाव पड़ता है, इसलिए इसे कंठ व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ, अण ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं और हमारे तालु पर दबाव पड़ता है जब हम इनको बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। तत्पश्चात त, थ, ड, ढ, अण ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं इनको। ये ट वर्ग के अंतर्गत समाहित किए जा सकते हैं। त, थ, द, ध, न ये दंत व्यंजन है। इनको आप उच्चारित करके देखिए तो ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये। प, फ, ब, भ, म ये इनको बोलते समय ओठों की सहायता लेनी पड़ती है, इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात तो बच्चों य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 4 वर्ण है ये श, स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। ये 4 है बच्चों। और जब ऊष्म व्यंजन हम बोलते हैं तो गर्म हवा बाहर निकलती है। बोलकर देखिए ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा का से लेके माँ तक जो हमारे हैं ये हैं स्पर्श व्यंजन। का से लेके माँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन है। इसको याद करने की मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों कि वर्णमाला याद नहीं रहती अक्सर बच्चों को, जबकि हमने बहुत छोटे से क्लास 1 और 2 से पढ़ी होती है।
तो जब मैं छोटी थी मैंने भी इस तरह से याद किया था, कचट तप, कचट तप, कचट तप में 5 पंक्तियां आपकी और 5 ही प्रत्येक पंक्ति में व्यंजन। तो इस प्रकार हो गए 5 पंजे 25, 25 ही हो गए आपके का से लेके मा तक। तत्पश्चात 4 य र ल व श श स ह 8 ही हो गए बच्चों। और जब ये हमारा ण और ल ये जो है और ओ अंग और अंगहा, प्रकार हमने देखा बच्चों का से लेके हा तक 33 व्यंजन, ड़ मिला के तो व्यंजन जो है इनको गौण व्यंजन कहते हैं। इनको मिला के 35 व्यंजन हमारे हो गए। और गौण व्यंजन को जो ड़ और ढ मिला के इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनका नया नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी है बच्चों। ये मैंने अपने यहाँ पढ़ा, जो 4 शब्द पढ़े य र ल व, ये मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। य और व ये जो यहाँ तक है इन्हें य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। और रा को, र जो यहाँ व्यंजन है इसको रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ला वर्ड जो यहाँ है इसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। तो आपने पार्श्व वर्ड सुना होगा। पार्श्व वर्ड मीन्स प्लेबैक सिंगर, जैसे लता मंगेशकर जो है पार्श्व गायिका है। ये इस प्रकार मैंने आपको समझाया यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त हमारी वर्णमाला में क्षत्रज्ञ जो वर्ड हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं, उनको वर्णमाला में समाहित नहीं किया जाता है। इसको अभी मैं आपको समझाऊंगी। संयुक्त वर्ण, ये चारों शब्द 2 वर्णों के योग से बने हैं। क प्लस श बराबर छ, क्षण कक्षा, त प्लस र बराबर त्रि, पत्र मित्र शब्द बना इससे, ज प्लस इया बराबर ज्ञ शब्द बनाया गया ज्ञानी यज्ञ, श प्लस र बराबर आश्रम श्राप। संयुक्त वर्ण के पश्चात अब मैं आपको समझाऊंगी बच्चों। अयोगवाह, अंग, अनुस्वार, अंग, चंद्रबिंदु, अह, विसर्ग, इनको विस्तार से समझाऊंगी। अनुस्वार में जो ध्वनि होती है वो केवल नाक से निकलती है। इनको बोलते समय जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है। इसके स्वर हैं पतंग, गंगा, कंघा आदि। इसी प्रकार अंग, चंद्रबिंदु जो है इसमें जो ध्वनि निकलती है, मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, हवा निकलती है। और उसके वर्ड हैं चांद, माद आदि। अह विसर्ग, इसमें हा जो अह बोल रहे हैं इसमें इस हा के हल की भांति इसमें जो विसर्ग लगे हुए हैं इसका प्रयोग होता है। इसमें जो वर्ड है नमः, अतः, अंततः, पुनः आदि। अब इसके पश्चात बच्चों कुछ आगत ध्वनियां हैं जो अंग्रेजी से आई ध्वनि आ और ओ के मेल के बीच से बनती है। ओ बोलते हैं, इसका जो शब्द है वो अंग्रेजी में ही इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉल, डॉल, ऑफिस आदि। ज और फ, ज के नीचे ज वर्ड नहीं है बच्चों, उसके ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है और फ के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है। इन वर्णों का भी उर्दू और फारसी में ही प्रयोग हुआ जाता है। तो इनके जैसे वर्ड जो शब्द है वो जमीन, फौरन, ऐसी इंग्लिश में भी कभी कभी इनका प्रयोग देखने को मिलता है। ज और फ का नुक्ता लगा के वर्ड बनते हैं फौरन, फिल्म आदि। वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है तो इस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है तो इस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं बच्चों। जैसे शब्द है भाषा, भ प्लस आ प्लस श प्लस आ बराबर भाषा। हिंदी, ह प्लस इ प्लस न प्लस द प्लस ई बराबर हिंदी। अब हम जानेंगे द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन ध्वनि का 2 बार एक साथ प्रयोग किया जाता है
तो उसे द्वित्व व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। क प्लस क, ये का के नीचे बच्चों हलंत लगाया है, इसे आधा का कहते हैं। ये 1.5 वर्ण हो गया हमारा, ये क पूरा और ये आधा वर्ण। क प्लस क बराबर क डबल पक्का। च प्लस च बराबर च बच्चा शब्द बना। ज प्लस ज बराबर ज सज्जा शब्द निर्माण हुआ। तो आज बच्चों हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन और स्वरों में क्या अंतर होता है, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, आगत ध्वनियां किसे कहते हैं। इस प्रकार हमने इस अध्याय में वर्ण विचार में सारा कुछ अध्ययन किया। अब मैं आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दूंगी जिससे कि हमें पता लग पाए कि आज बच्चों ने कितनी अच्छी तरह से बहुत अध्ययन किया और उनके आंसर्स आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा के ध्वनि समूह कहलाते हैं शब्द, स्वर, वर्ण, व्यंजन। सोचिए बच्चों क्या कहलाते हैं और निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2, खाना शब्द में ध्वनियां हैं 2, 3, 4, 5। प्रश्न नंबर 3, अंग, अह, णा और णा को जोड़ देने पर हिंदी वर्णों की संख्या हो जाती है 46, 48, 40, 50। सोचिए बच्चों कितनी संख्या हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा वर्ण शब्द के प्रारंभ में नहीं आता। छ, अंघा, री, श्र। ये बच्चों मैंने आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से आपको नीचे लिखे हुए शब्दों में खाली जगह भरनी है। पहला है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। दूसरा है श्वास नली के ऊपरी भाग में ध्वनि उत्पन्न करने के मुख्य डैश हैं। तीसरा है बच्चों डैश उच्चारण अंगों में सबसे प्रधान है। इसमें से देखना है आपको कौन सा अंग सबसे प्रधान है। चौथा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह के अंदर का एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करता है वे डैश व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं आपको इसमें पढ़ना है। पांचवा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वे व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं ये भी आपको यहाँ पढ़ना है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, क वर्ग के विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। क क्या उच्चारण है, ख, ग, घ, अंगा। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, यथा स्थान अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करें। वर्ड है बांसुरी, कंगना, चोंच, पांचवा, पतंग, आंधिया। प्रश्न नंबर 5, हिंदी के ह्रस्व और दीर्घ स्वर लिखिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित व्यंजन किस वर्ग के हैं। व्यंजन ख, ग, अंगा, च, छ, झ, थ, द, ध, ट, ठ, ड, फ, ब, भ। प्रश्न नंबर 7 और अंतिम प्रश्न आज के वर्ण विचार अध्याय का, वर्तनी शुद्ध करके शब्द लिखिए। इन सभी वर्णों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं बच्चों। कार्यक्रम, अधिकार, दृश्य, अवश्य, कृष्ण, प्रकृति, शांति। तो बच्चों आज का वर्ण विचार अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब पुनः हम आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। लॉकडाउन टाइम में जो बच्चे फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास में आए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे बच्चे, उनको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम शालिनी भारद्वाज है। बच्चों मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। सेकंड क्लास में आते ही पहले एक हम छोटी सी कविता, ठीक है, सीखेंगे। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे हिंदी। आपको फर्स्ट क्लास में भी आपने कविताएं पढ़ी होंगी ना, मात्राएं भी सीखी होंगी, फिर हम मात्राएं सीखेंगे, ठीक है। उस पहले सबसे पहले हम कविता देख लेते हैं। आइए, कविता कौन सी कविता है, पेड़, ठीक है, पेड़।
आप सबको पता है कि पेड़ कैसे होते हैं, नीम। सभी घर पे मोस्टली ज्यादातर हमारे घर में पेड़ होते हैं। घर आंगन कानन में रहते हरे भरे लहराते पेड़। ये घर में भी रहते हैं, आंगन में भी रहते हैं, कानन में भी रहते हैं, हरे भरे लहराते पेड़। हवा जब चलती है तो पेड़ क्या करते हैं, लहराते हैं। रंग बिरंगे फूल खिलाते, फल के ढेर लगाते पेड़। पेड़ों पे क्या होते हैं, कलरफुल रंग बिरंगे फूल खिलते हैं ना, और हमें फल भी कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से। तो रंग बिरंगे फूल खिलाते, फल के ढेर लगाते पेड़। बना घोंसले पक्षी रहते, सबको छाया देते पेड़। अच्छा, पक्षी कहाँ घोंसले बनाते हैं, पेड़ पे बनाते हैं ना। सबको छाया देते पेड़। छाया हमें किससे मिलती है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत तेज धूप है और हमें छाया की जरूरत है तो हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ना। जो भी व्यक्ति आता है पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे राहगीर चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो सबको छाया देते पेड़। पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया। सर्दी गर्मी सहते रहते, पेड़ क्या करते हैं, सर्दी भी सहते हैं और गर्मी भी सहते हैं, बारिश भी, ठीक है। सर्दी गर्मी सहते रहते, ठंडी हवा बहाते पेड़। फिर भी हमें क्या देते हैं, ठंडी हवा। फिर भी हमें बच्चों क्या देते हैं, पेड़ ठंडी हवा। बादल अपने पास बुलाते, रिमझिम बारिश लाते पेड़। पेड़ क्या करते हैं बच्चों, बादल अपने पास बुलाते हैं। जब काले काले बादल घुमड़ते तो क्या होती है, बारिश। क्या होती है, बारिश, जो पेड़ को बहुत अच्छी लगती है ना। अंग अंग अपना दे देते, काम सभी के आते पेड़। सभी के काम आते हैं, अंग अंग अपना सब पे न्यौछावर कर देते हैं। मीन्स जैसे अपने फल आते हैं वो देते हैं, फूल आते हैं उनको तोड़ते हैं, छाया देते हैं, बताइए वो सब हमें देते हैं। हमसे क्या लेते हैं, कुछ भी नहीं। अंग अंग अपना दे देते, काम सभी के आते पेड़। पेड़ हम पे क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। मतलब अपना कोई भी फायदा नहीं होता, वो हम लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं और परोपकार करते हैं पेड़। हमको है ये जीवन देते, धरती की शोभा है पेड़। हमको है ये जीवन देते, धरती की शोभा है पेड़। पेड़ हमको क्या करते हैं, जीवन देते हैं, ठीक है। धरती की शोभा है पेड़। धरती की शोभा है पेड़। धरती पे होते हैं ना, जब हमारे पेड़ ही नहीं होंगे तो हमको बताइए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं ना। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी शुद्ध हवा देते हैं। इसके बाद आपका क्या होमवर्क है, आपने पढ़ी कविता किसकी, पेड़ के बारे में। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में कोई भी अपनी नोटबुक ले लीजिए, पुरानी पढ़ी हो उसमें लिख लीजिए। लिख के आपको अच्छे से लर्न होगा और इसको पूरी को आप लोग याद करेंगे, ठीक है। पेड़ वाली कविता को क्या करेंगे, पूरी याद करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम क्या पढ़ेंगे, वर्तनी शुद्धि। अभी हमने पढ़ी थी कविता पेड़ की, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि का मतलब क्या होता है। जैसे आपने गलत मात्रा लगा दी, आपको पहचान नहीं है मात्रा की, जब तक हमें मात्राओं की पहचान नहीं होगी तो हम राइट वर्ड नहीं लिख पाएंगे, सही शब्द नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, फिर उनको शुद्ध किया हुआ है। ज्यादातर बच्चे देखिए पहला शब्द देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सूरज। ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उच्चारण में उसे क्या बोलते हैं, सूरज। तो किसकी मात्रा आ रही है यहाँ पर, बड़े ऊ की। किसकी मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ अशुद्ध शब्द लिए हुए पूरे में, इसको शुद्ध करके यहाँ लिखा हुआ है सूरज, तो यहाँ पे हो जाएगा सूरज। उसके बाद हाथी, उसके बाद हाथी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो कैसे बोला जाता है, हाथी। कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी की, बट मैंने यहाँ कौन सी मात्रा लगाई है, छोटी की। आफ्टर देन मिठी, मिठी लिखा हुआ है, होता है क्या है, मीठी। कौन सी मात्रा है यहाँ पे, उच्चारण में आपको समझ में आ रहा हो कौन सी मात्रा है यहाँ पर, छोटी की। लेकिन आएगी कौन सी मात्रा वहां पे, बड़ी की। मैं उच्चारण क्या कर रही हूँ, मीठी, ठीक है। आप जैसे उच्चारण करते हैं उसके हिसाब से आप समझिएगा कि क्या उच्चारण हो रहा है, कौन सी आवाज आ रही है।
छोटे ऊ की आवाज आ रही है कि बड़े ऊ की आवाज आ रही है, छोटी की आवाज आ रही है कि बड़ी ई की आवाज आ रही है। अगर वो आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आप कोई भी शब्द गलत नहीं करेंगे। उसके बाद में चिड़िया, क्या लिखा है? चिड़िया, जबकि होता क्या है? चिड़िया। ची ऐसे बोल रही हूं मैं, आवाज क्या निकल रही है मेरी? बड़ी की, लेकिन आएगा क्या? चा पे छोटी की मात्रा आती है। चिड़िया, चिड़िया शब्द होता है, चिड़िया लिखते हैं बहुत सारे बच्चे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ? चिट्टी। चींटी होता है कि चींटी होता है? चिट्टी तो नहीं होता, चींटी। चींटी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, क्या कंफ्यूजन हो जाता है तो बच्चे ये मात्रा लगा देते हैं। किस वजह से होता है? जब हमको अच्छी तरह मात्राएं नहीं आती हैं और हम जैसे कोई बोल रहा है, टीचर क्लास में बोल रही है, उच्चारण कर रही है, तो आपको समझ नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम छोटी की मात्रा लगाएं या बड़ी की मात्रा लगाएं। उसके बाद देखिए पपीता लिखा हुआ है, अशुद्ध है ये। होता क्या है? पपीता। क्या होता है? पपीता। तो पापे यहाँ छोटी की मात्रा है, बट आएगी कौन सी मात्रा? बड़ी की। तो ध्यान रखिए उच्चारण क्या निकल रहा है? पपीता, पपीता नहीं निकला। ठीक, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये स्कूल लिखना। स्कूल बहुत सारे बच्चे कहते हैं ई आ रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। स्कूल होता क्या है? स्कूल। ठीक है, आधा सा आएगा, का पे बड़ी की मात्रा ला, स्कूल। कैसे लिखा जाएगा ये? स्कूल। तो ये आपके हो गए बिल्कुल सही शब्द, ये हो गए अशुद्ध शब्द। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, अशुद्ध शब्द है ये शुद्ध शब्द है। तो आप होमवर्क में क्या कर सकते हैं? घर पे होमवर्क में आप अपनी मम्मा से ये शब्द बुलवा लीजिए, किसी भी आपकी ओल्ड नोटबुक रखी हो उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। मम्मा से आप ये शब्द बुलवा सकते हैं, जिससे आप थोड़े थोड़े मात्राएं स्टार्ट करेंगे, हम मात्राएं सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।